हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों, लक्ष्मीकांत की सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर को शुरू किया था। उस चैप्टर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखे थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसका मेंशन हमें 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में मिलता है, उसको सक्सीड किया था। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट अभी अपने प्रेजेंट फॉर्म में है, उसको पहली बार इनाग्रेट 1950 में किया गया था। इसके अलावा हमने सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन के बारे में और सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस के अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनके बारे में देखा था। हमने फिर देखा था कि किस तरीके से जो अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट को सीजेआई से कंसल्टेशन लेना होता है, उस कंसल्टेशन वर्ड पे जितनी भी कंट्रोवर्सीज थी उसको हमने अलग अलग केसेस के माध्यम से देखा था। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ है और एग्जीक्यूटिव ने 99th अमेंडमेंट लाके उस कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस किया था एनजेएसी के माध्यम से। इसको हम नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहते हैं। और बाद में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इस एनजेएसी वाले प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करके दोबारा से कॉलेजियम सिस्टम को रीइंस्टेट कर दिया था। तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उससे आगे। हम सबसे पहले देखेंगे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जजेस के क्वालिफिकेशंस के बारे में, उनको ओथ कौन दिलवाता है और उनकी सैलरीज कैसे डिटरमिन होती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशंस के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए 4 क्वालिफिकेशंस को बताया है। सबसे पहला कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा कि वो हाई कोर्ट या अलग अलग हाई कोर्ट्स मिला के टोटल 5 साल के लिए कम से कम वो जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का या हाई अलग अलग हाई कोर्ट्स का। इसके अलावा वो 10 साल तक एडवोकेट होना चाहिए। एक हाई कोर्ट में भी हो सकता है और अलग अलग कई हाई कोर्ट्स को टोटल मिला के भी हो सकता है। इसके साथ साथ एक और क्वालिफिकेशन ये है कि अगर प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो ये 4 क्वालिफिकेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं जो एक सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे कि इन चारों प्रोविजंस में से, इन चारों क्वालिफिकेशंस के पॉइंट्स में से कहीं पे भी आपको एज का मेंशन नहीं मिलेगा। तो इससे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कोई भी मिनिमम एज का मेंशन नहीं किया है। ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियो में बोला था कि जहां पे भी आपको ये ग्रीन या येलो कलर में जो नोट के फॉर्म में मिलता है, इसको आप ज्यादा ध्यान से पढ़ें क्योंकि ये कैचेस हैं और यहीं से यूपीएससी सवाल पूछती है। हमने क्वालिफिकेशंस देखा। अब हम बात करते हैं ओथ के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो ओथ दिलवाने का काम है वो प्रेसिडेंट का है, और अगर प्रेसिडेंट अब्सेंट है तो प्रेसिडेंट इस पर्पस के लिए किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा और वो पर्सन फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओथ दिलवाएगा। अगर हम सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरीज और अलाउंसेस पार्लियामेंट के द्वारा टाइम टू टाइम डिटरमिन की जाती है, निर्धारित की जाती है। आपको ध्यान ये रखना है कि अगर कोई पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हो गया तो अपॉइंट होने के बाद उसके सैलरीज में या अलाउंसेस में कोई भी डिसएडवांटेजियस चेंज नहीं किया जाएगा, यानी कि उसके सैलरीज या अलाउंसेस को कम नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट फॉर वन सिचुएशन, जो कि है फाइनेंशियल इमरजेंसी। यानी हमारे देश में केवल और केवल एकमात्र ऐसी स्थिति है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरीज को कम किया जा सकता है, वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है। तीसरा है द रिटायर्ड चीफ जस्टिस एंड जजेस आर एंटाइटल्ड टू 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी एज मंथली पेंशन। यानी जो भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं या जजेस होते हैं, उनको अपनी लास्ट मंथ की सैलरी का 50% जो है वो मंथली पेंशन के रूप में मिलता है। तो ये दोस्तों सैलरीज एंड अलाउंसेस के बारे में था। इसमें कुछ खास हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं थे, तो इसलिए मैंने इसको सीधा सीधा डिस्कस किया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमें देखना है वो देखना है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टेन्योर और रिमूवल। दोस्तों, अगर हम टेन्योर की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टेन्योर फिक्स नहीं किया है। आपको ध्यान में रखना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के टेन्योर के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रोविजंस दिए गए। सबसे पहला ये कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज 65 साल की उम्र तक अपने ऑफिस में बना रहेगा, उसके बाद खुद ही वो अपना रिजाइन कर देगा या वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रह पाएगा। इसके अलावा जो भी सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा। आपको ध्यान में रखना है कि आपको वही अथॉरिटी हटा सकती है या उससे ऊपर की अथॉरिटी हटा सकती है जिसने आपको अपॉइंट किया है।
अगर किसी अथॉरिटी, मान लीजिए ए नाम का कोई पर्सन है, इसको अगर गवर्नर ने अपॉइंट किया है तो इसको गवर्नर से नीचे रैंक का कोई भी अधिकारी नहीं हटा सकता। या तो गवर्नर हटाएगा या गवर्नर से ऊपर आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट हटा सकता है। तो ये इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो भी व्यक्ति किसी को अपॉइंट करता है, या तो उस व्यक्ति से ऊपर रैंक का कोई जो ऑफिशियल होगा वो उस व्यक्ति को हटा सकता है, या फिर वो खुद हटाएगा। इससे नीचे के रैंक का कोई भी व्यक्ति उस अपॉइंटमेंट वाले व्यक्ति को नहीं हटा सकता। तीसरी चीज जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन करती है टेन्योर के बारे में, कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के बेस्ड पे प्रेसिडेंट हटा सकता है एक ऑर्डर पास करके। तो अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल होता है, जिसके बारे में अभी हमने इस पॉइंट में देखा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल केवल और केवल दो ग्राउंड्स पे हो सकता है। पहला है इनकैपेसिटी, दूसरा है प्रूव्ड मिसबिहेवियर। ठीक है। जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल के प्रोसीजर को रेगुलेट करता है, आपको ध्यान में रखना है। और इस प्रोसेस को इस एक्ट में क्या कहा गया है? इम्पीचमेंट। ये आप ध्यान में रखेंगे। तो इस एक्ट में जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968 का, इसमें क्या प्रोसीजर दिया गया है वो अब मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का जो रिमूवल है उसके लिए एक मोशन लाया जाएगा। इस मोशन को लोकसभा में 100 मेंबर ने साइन किया हुआ होना चाहिए और राज्यसभा से 50 मेंबर द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए, तभी ये मोशन आ सकता है। इसके अलावा जब ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास जाता है मोशन, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर इसकी थोड़ी सी पहले इसके बारे में थोड़ा चेक करता है। उसके बाद इस मोशन को या तो वो एडमिट करेगा या फिर उसको रिफ्यूज करेगा एडमिट करने से। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने एडमिट कर लिया तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक 3 मेंबर की कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे जो भी चार्जेस लगाए गए हैं उसको इन्वेस्टिगेट करेगी। अब आपको ध्यान रखना है कि इस कमेटी में कौन कौन होते हैं। इस कमेटी में या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होगा। ठीक है। फिर इस कमेटी में एक चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट होगा, और फिर इस कमेटी में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा। तो ये 3 मेंबर हैं, ये मिलके एक ऐसी कमेटी बनाते हैं जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे जो भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच करती है, उन आरोपों को इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक है। अब मान लीजिए कि अब ये मोशन पास हो गया है दोनों हाउसेस से, और ये मोशन पास होने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। यानी कि लोकसभा से भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, राज्यसभा से भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब इस स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूँ। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है कि जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है उसका माफ जो टोटल मेंबरशिप है उसका 50% +1, और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है इस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेजोरिटी चाहिए। इसको हम कहते हैं स्पेशल मेजोरिटी। तो अगर दोनों हाउसेस से जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का मोशन है वो स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है, उसके बाद ये प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, और फाइनली प्रेसिडेंट एक ऑर्डर पास करेगा कि उस जज को रिमूव कर दिया जाए, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव हो जाता है। तो ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का पूरा प्रोसेस था, जिसके बारे में जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 में लिखा गया है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में। आपको ध्यान में रखना है। अब आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज का इम्पीचमेंट नहीं हो पाया है। हालांकि एक केस जरूर आया था जब वी रामास्वामी के ऊपर इम्पीचमेंट लाया गया था, लेकिन ये इम्पीचमेंट लोकसभा में डिफीट हो गया था और ये इम्पीचमेंट पास नहीं हो पाया था। ठीक है। तो ये दोस्तों हमने टेन्योर और रिमूवल के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो अलग अलग टाइप के जजेस होते हैं उनके बारे में, जिसमें एक होता है एक्टिंग सीजेआई, दूसरा होता है एडहॉक जज, और तीसरा होता है रिटायर्ड जज। अगर हम एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में बात करें, ये माफ कीजिएगा, ये तो एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने की शक्ति प्रेसिडेंट के पास है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो एब्सेंट है, या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की ऑफिस वेकेंट है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो इन 3 स्थितियों में प्रेसिडेंट के पास इस बात की शक्ति है कि वो एक एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकता है। ठीक है। एडहॉक जज क्या होता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए कि जब भी सुप्रीम कोर्ट में कोरम की कमी होती है, लैक ऑफ कोरम होता है, तो जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास इस बात का अधिकार है, इस बात की शक्ति है कि वो हाई कोर्ट के किसी जज को एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे 3 चीजें ध्यान देने वाली है।
सबसे पहला कि किसी भी हाई कोर्ट के जज को एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट करने से पहले उस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन की जरूरत होगी। ठीक है। फिर जो सीजेआई है वो ऐसा तभी कर सकता है जब उसने उस कंसर्न्ड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट किया हो, जिस हाई कोर्ट का जस्टिस एडहॉक जज के रूप में काम करेगा। मान लीजिए कि पटना हाई कोर्ट के किसी जज को सीजेआई ने क्या किया, एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट कर दिया। तो पहले पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से ये सीजेआई कंसल्ट करेगा, तभी जाके जो पटना हाई कोर्ट का कोई भी जज है उसको एडहॉक जज के रूप में वो सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर पाएगा। यहाँ पे मैंने ये समझाने की कोशिश की। इसके अलावा जो जज है जिसको एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट किया गया है उसके भी परमिशन की ज़रूरत होगी। और इसके अलावा जो जज अपॉइंट किया जा रहा है जो हाई कोर्ट का है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो भी क्वालिफिकेशंस है उसको पूरा करना चाहिए, तभी जाके वो हाई कोर्ट का एडहॉक जज बन सकता है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखने वाली है कि एक तो एडहॉक जज की नियुक्ति का अधिकार सीजेआई के पास है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडहॉक जज की नियुक्ति करने के समय 3 बातों को ध्यान रखेगा। पहला कि उसने प्रेसिडेंट से प्रायर परमिशन लिया हो। दूसरा, उसने उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट किया हो जिस हाई कोर्ट के जज को वो एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट कर रहा है। ठीक है। और तीसरा कि जिस जज को वो एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट कर रहा है वो जज सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो, तभी वो किसी हाई कोर्ट के जज को एडहॉक जज के रूप में अपॉइंट कर सकता है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला है रिटायर्ड जज। तो सीजेआई जो है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से ये रिक्वेस्ट कर सकता है या हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज से ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में आके काम करें। और इस रिक्वेस्ट करने से पहले उसको प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन की जरूरत होती है, साथ ही साथ उस व्यक्ति के भी परमिशन की जरूरत होती है जिस व्यक्ति को वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये रिटायर्ड जज के बारे में था। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये हमने दोस्तों एडहॉक जज के बारे में, एक्टिंग सीजेआई के बारे में और रिटायर्ड जज के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के सीट्स एंड प्रोसीजर के बारे में। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के सीट की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिल्ली को सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर किया है, लेकिन सीजेआई के पास इस बात का पावर है कि वो किसी दूसरे जगह को या जगहों को, यानी प्लेस को या प्लेसेस को, एक प्लेस भी हो सकता है, मल्टीपल प्लेसेस भी हो सकते हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट का सीट अपॉइंट कर सकता है। लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट किसी दूसरे प्लेस को या प्लेसेस को सुप्रीम कोर्ट का सीट अपॉइंट करेगा तो इस डिसीजन लेने से पहले उसको प्रेसिडेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। ठीक है। तो ये सीट के बारे में था। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट जिस प्रोसीजर के माध्यम से काम करता है उसको रेगुलेट करने का, उसके लिए रूल्स बनाने का काम, उस रूल्स बनाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास खुद है। हालांकि इस रूल्स और रेगुलेशंस को प्रेसिडेंट के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक और चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होता है उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में मिनिमम 5 जज होने चाहिए। अब आपको ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जजेस का जो प्रोविजन है वो किस आर्टिकल में मेंशन है। ठीक है। तो ये दोस्तों हमने फिर सीट और प्रोसीजर के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं हमारे संविधान के ऐसे प्रोविजंस के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस को, यानी स्वतंत्रता को इंश्योर करने का काम करता है। इसके बारे में जब मैं आपको संविधान की विशेषता बता रहा था, सेलियन फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा था, तो वहाँ पे मैंने आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया है। यहाँ पे भी हम अच्छे से देखेंगे, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको इलेबोरेट करने की ज़रूरत है। बाकी पॉइंट्स को मैंने ऑलरेडी इलेबोरेट किया हुआ है। तो आप अपने अपने स्क्रीन के एकदम राइट कॉर्नर में देखेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो पे जाके आप सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो देख सकते हैं और इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो भी बातें मैंने समझाई हैं उसको जाके देख सकते हैं। तो इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को इंश्योर करने में सबसे पहला जो पॉइंट है, जो सबसे पहला प्रोविजन है, वो है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को एक कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इस कॉलेजियम सिस्टम में एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं होता है ना। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव का डिस्क्रिशन होता है उस डिस्क्रिशन को दूर कर दिया जाता है, कर्टेल कर दिया जाता है। और इस बात को इंश्योर किया जाता है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन के बेस पे ना हो। यानी अगर एग्जीक्यूटिव में मान लीजिए कोई भी पार्टी पावर में है तो वो हमेशा ये चाहेगी कि जज जो भी है, सुप्रीम कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस है या सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजेस हैं
जो उनके पॉलिटिकल पार्टी के जो भी आइडियोलॉजी है उससे एक समानता रखते हो, तो ऐसे जजेस अगर सुप्रीम कोर्ट में होंगे तो एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा अच्छे तरीके से बाकी चीज़ों पे कंट्रोल हो पाएगा। तो इस बात को कर्टेल करने के लिए, इस बात को इंश्योर करने के लिए कि एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल कंसिडरेशन के बेस पे अपॉइंटमेंट ना कर सके, इस मोड ऑफ अपॉइंटमेंट वाले प्रोसीजर को अपनाया गया है। तभी तो आप देखेंगे कि 99th अमेंडमेंट करके एग्जीक्यूटिव को प्राइमेसी दे दी गई थी जजेस के अपॉइंटमेंट में। एक एनजेएससी बनाया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इसको इसी प्रोविजन के बेस पे कि एग्जीक्यूटिव अगर पॉलिटिकल कंसिडरेशन के माध्यम से अपॉइंटमेंट करने लग जाएगी तो फिर जुडिशरी का और सेपरेशन ऑफ पावर का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। तो इसलिए एनजेएसी एक्ट को और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था और इसी को फोर्थ जज केस के नाम से जानते हैं। तो इंडिपेंडेंस को इंश्योर करने वाला पहला पॉइंट है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। ये एग्जीक्यूटिव के एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन को कर्टेल करता है। दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अब देखिए, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर इस बात का अश्योरेंस हो कि उसको पद से नहीं हटाया जा सकता, चाहे वो किसी भी तरह का डिसीजन ले, अगर वो सरकार के खिलाफ भी कोई डिसीजन देता है तो सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो उसको अगर अपनी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है तो ऐसी स्थिति में वो बिना बायसनेस के काम कर पाएगा, वो ज्यादा इम्पार्शियल रह पाएगा। सेम चीज आप देख सकते हैं सर्विस कंडीशंस के बारे में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स कर रखी है। अब मान लीजिए कोई भी ऐसा जज जो सरकार के खिलाफ कोई डिसीजन देने वाला है, लेकिन अगर उसके मन में ये बात बैठ जाती है कि ये सरकार मेरे सर्विस कंडीशंस को कट कर सकती है, सर्विस कंडीशंस को बहुत ज्यादा कम कर सकती है, तो क्या वो सरकार के खिलाफ डिसीजन देगा? नहीं देगा। दैट इज वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज के सर्विस कंडीशंस को फिक्स कर दिया है ताकि वो इम्पार्शियल रह सके, बायस ना हो। अगला है एक्सपेंसेस चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड। इसका मतलब यह है कि कंसोलिडेटेड फंड से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरीज और अलाउंसेस को निकालने के लिए पार्लियामेंट में वोटिंग की जरूरत नहीं होती, वो सीधा सीधा निकाला जा सकता है। बाकी आप जितने भी खर्चे देखेंगे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं, उसमें से उसके लिए पैसे निकालने के लिए एक एप्रोप्रिएशन बिल हो या फाइनेंशियल बिल, उसको लाना पड़ता है। बट बिना वोटिंग के सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरीज और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अलाउंसेस के लिए पैसा निकाला जा सकता है। इस बात से ये पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज चाहे कुछ भी डिसीजन दें, उनकी सैलरीज अलाउंसेस में कोई भी कमी नहीं होगी, उनको हमेशा अपने मंथली सैलरी मिलती रहेगी। तीसरा है कि कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड, चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर स्टेट लेजिस्लेचर हो, कहीं पे भी जज किस तरीके से काम कर रहे हैं इस बात पे डिस्कशन नहीं किया जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस करने पे बैन लगा दिया गया है। अब मान लीजिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट का एक जज है, उसने कुछ ऐसा डिसीजन, अभी अगर ये प्रोविजन नहीं होता तो आप ऐसी स्थिति को इमेजिन कीजिए कि रिटायरमेंट के बाद भी कोई सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी को या कुछ भी कर सकता है। तो अगर रिटायरमेंट के बाद प्रैक्टिस करने की इजाजत होती तो वो किसी ना किसी के पक्ष में जाके जरूर निर्णय देता। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की इम्पार्शियलिटी सुनिश्चित नहीं हो पाती। और जब सुप्रीम कोर्ट इम्पार्शियल नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट को, जिसको हमारे फंडामेंटल राइट का गारंटर बनाया गया है, जिसको इस बात की ड्यूटी दी गई है कि हमारे देश में सोशल जस्टिस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाया जा सके, हमारे देश में इकोनॉमिक जस्टिस को फैलाया जा सके, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स हैं, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए जो एक मोरल ऑब्लिगेशन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट पे थोपता है, तो वो ऑब्लिगेशन किसी भी काम का नहीं रह जाएगा। ठीक, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिटायरमेंट के बाद के प्रैक्टिस पे बैन लगाया गया है ताकि वो इम्पार्शियल रह के काम कर सके। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास ये भी पावर है कि अगर कोई भी कोर्ट का कंटेम्प्ट करता है या न्यायालय की अवमानना करता है तो ऐसी स्थिति में उसको दंड दिया जा सके, उसको पनिश किया जा सके। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट को इस बात का भी अपना फ्रीडम है कि वो अपने स्टाफ को अपॉइंट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी जुरिस्डिक्शन है दोस्तों, उसको पार्लियामेंट के द्वारा कर्टेल नहीं किया जा सकता। आपको ध्यान में रखना है कि पार्लियामेंट चाह के भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कम नहीं कर सकती। हालांकि पार्लियामेंट जो है अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बढ़ा जरूर सकती है, लेकिन कम नहीं कर सकती। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो सुप्रीम कोर्ट के इंडिपेंडेंस को इंश्योर करते हैं। तो आज के वीडियो में मैं यहीं तक छोड़ रहा हूँ। इसके बाद हम अगले
अगले पार्ट में इस चैप्टर को पूरा खत्म कर लेंगे और अगले पार्ट में हम जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो टॉपिक है, ये हमारे इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो इसको मैं बहुत ही आराम से बताऊंगा और बहुत ही समझा समझा के आपको बताऊंगा, ताकि आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो जाने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ही जल्दी आपसे मिलूंगा आप एक नई वीडियो में सुप्रीम कोर्ट के। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।